इस वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ एमसीक्यूज, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जल निकासी पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, वृक्ष की शाखाओं की सहज का जो जल निकासी पैटर्न है वृक्षाकार जो डेंड्राइटिक है उसको कहा जाता है। ठीक है। सेकेंड वाला है, जब प्राथमिक सहायक नदियाँ जो है समांतर बहती है और द्वितीयक सहायक नदियाँ समकोण पर मिलती है तो जाली नुमा पैटर्न बनता है। थर्ड वाला है, जब नदियाँ किसी अवदाब की ओर बहती है तो रेडियल पैटर्न बनता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बी। केवल जो हमारा फर्स्ट और सेकंड है दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो सही नहीं है। जब नदियाँ किसी अवदाब की ओर बढ़ती है तो कौन सा अभिकेंद्री पैटर्न बनता है। ठीक है। जल निकासी पैटर्न के प्रकार, सबसे पहला कौन सा है, वृक्षाकार पैटर्न। पेड़ की शाखाओं जैसे दिखने वाला जल निकासी पैटर्न वृक्षाकार के रूप में जाना जाता है, जिसका उदाहरण क्या है, उत्तरी मैदान की नदियां हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला वो सही है। यह पैटर्न एक समान चट्टान संरचना और कोमल ढलान वाले क्षेत्रों में बनता है जहाँ सहायक नदियाँ शाखाओं में बंटकर बड़ी धाराओं से मिलती है। टेलरिस जो पैटर्न है वो जब नदियाँ की प्राथमिक जो सहायक नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती है और माध्यमिक सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर जुड़ती है तो पैटर्न को ट्रेलिस के रूप में जाना जाता है। ये कौन सा है, सेकेंड वाला सही है हमारा। यह संरचना प्रतिरोधी और कम प्रतिरोधी चट्टानों की वैकल्पिक पट्टियों वाले क्षेत्रों में बनती है। रेडियल पैटर्न, जब नदियाँ किसी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो अपवाह पैटर्न को रेडियल के रूप में जाना जाता है। अमरकंटक पर्वतमाला से निकलने वाली नदियाँ इसका एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह पैटर्न आमतौर पर गुंबदों या ज्वालामुखी शंकाओं के आसपास विकसित होता है। अभिकेंद्री पैटर्न, जब नदियाँ सभी दिशाओं से अपना जल किसी झील और या अवसाद में छोड़ती है, इस प्रतिरोध को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, केंद्री कहते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही नहीं है। यह पैटर्न बंद बेसिनों या संरचनात्मक अवसादों में आम है जहाँ धाराएं एक केंद्रीय बिंदु की ओर मिलती है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कि जो नदियाँ वो उपरोक्त में से किन से जुड़ी हुई है। हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, यह सिपकीला दर्रे से होकर बहती है। सेकंड वाला, इस नदी को पूर्ववर्ती नदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। थर्ड वाला, तिब्बत में ऐसे लॉन्ग चेन खंबा कहा जाता है। हमें इसमें से बताना है कौन सी नदियाँ उपरोक्त कथनों से जुड़ी हुई है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, सी, सतलुज। सतलुज जो है तीनों ये जो हमारे ऑप्शन है इससे जुड़ी हुई है। सतलुज जो नदी है तिब्बत में मानसरोवर के निकट जो राकास्ताल से निकलती है जहाँ इसे लांगचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पंजाब के मैदानों में प्रवेश करने से पहले हिमालय पर्वतमाला में जो शिपकीला दर्रे से होकर बहती है। इस नदी को पूर्ववर्ती नदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ परिदृश्य में परिवर्तन होने के बावजूद इसने अपना मार्ग बनाए रखा है। सतलुज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह भाखंडा नागल परियोजना की व्यापक नहर प्रणाली को पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो इस क्षेत्र में सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जो हमारा सी वाला है वो सही है। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रियादीपी जल निकासी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना कितने कथन सही है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है, प्रियादीपी का पश्चिमी भाग डूब गया है जिससे वहां जलमग्न हो गया और नदी मार्ग बदल गया। सेकंड वाला, हिमालय में उथल पुथल के कारण उत्तर में भ्रंशों के माध्यम से भू अवसादन हुआ है। थर्ड वाला, प्रियादीपी क्षेत्र के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर झुकाव ने जल निकासी प्रणाली को अरब सागर की ओर मोड़ दिया। हमें इसमें से बताना कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। केवल हमारा इसमें दो सही है, कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो सही नहीं। प्रियादीपी क्षेत्र के उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की जो पश्चिम की ओर झुकाव से जल निकासी जो प्रणाली है वो कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी की ओर मोड़ दिया है। ठीक है, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है सही नहीं है। प्रियादीपी जल निकासी प्रणाली का विकास, प्रारंभिक तृतीयक काल की प्रियादीपी के पश्चिमी भाग के डूबने से यह क्षेत्र समुद्र के नीचे चला गया। इस घटना को जल ग्रहण क्षेत्र के सम्मित प्रवाह को बाधित कर दिया है, जिससे नदियों का प्रवाह दोनों ओर असंतुलित हो गया है।
हिमालय की उथल पुथल के कारण प्रायद्वीपीय ब्लॉक का उत्तरी भाग धंस गया है, जिससे ग्रत में दोष उत्पन्न हो गया। नर्मदा और तापी जैसी नदियां इन ग्रत दोषों से होकर बहती है, जिससे दरारें मलबे से भर जाती है। यही कारण है कि इन नदियों में महत्वपूर्ण जलोढ़ एवं डेल्टाई जमाव की कमी होती है, जो हमारा सेकंड वाला सही है। इस अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय ब्लॉक के मामूली झुकाव से जल निकासी प्रणाली को जो बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख कर दिया गया, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो भी सही नहीं है। इसमें ओनली इसमें जो हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कावेरी नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है कावेरी नदी है जो इसके बारे में कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, इसका उद्गम पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से होता है। सेकंड वाला इसकी मुख्य सहायक नदियां जो क्या है, तुंगभद्रा, कोयना और घाट प्रभा शामिल है। हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये क्या है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना कुंची कल झरना है। हमें इसमें से बताना कितने सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, केवल एक। जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड और थर्ड वाला है वो सही नहीं है। जो इसकी सहायक मुख्य नदियां कौन कौन सी है, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। ठीक है, इसलिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड वाला हमारा ऑप्शन क्या है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना कौन सा है, शिव समुद्रम झरना है। ठीक है, इसलिए जो हमारा इसमें केवल एक सही होगा, केवल फर्स्ट वाला। कावेरी नदी कर्नाटक के कोंगाड़ू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से पश्चिमी घाट से निकलती है। फर्स्ट वाला सही है हमारा। इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन सी, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। इसका बेसिन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को सींचता है। तुंगभद्रा, कोयना, घटबर्धा, मूशी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा झरना बनाती है, जिसे शिव समुद्रम झरना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ कुछ नदियाँ और उनकी कुछ सहायक नदियाँ दी हुई है, हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो हमें सबसे पहले दे रखी है सिंधु, जो जिसकी दे रखी है विबोआ। सेकंड वाली दे रखी है गोदावरी, इसकी दे रखी है इंद्रावती। थर्ड दे रखी है कृष्ण, कृष्ण के भीम। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी, सभी तीनों ही इसमें सही है। सिंधु नदी को कई हिमालयी सहायक नदियों पोषित करती है, जिनमें श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिंगर, गास्टिक और द्रास शामिल है। यह नदी के अटक के निकट पहाड़ियों से निकलती है, जहाँ इसके दाहिने किनारे पर काबुल नदी मिलती है। सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मिलने वाली अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं में खुर्रम, तोची, गोमल, विबुआ और संगर शामिल है। ठीक है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है सही सुमेलित है। कृष्णा दूसरी सबसे बड़ी पूर्व दिशा में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है, जो सादरी में महाबलेश्वरम के पास से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है कितनी है, 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो भी सही सुमेलित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चंबल नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से चंबल नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये अपनी विशिष्ट बेडलेट घाटी जो है सतलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड वाला, यह नदी की टीला, सेती और बेरी सहायक नदियों से पोषित होती है तथा शीश पानी में एक गहरी खाई बनाती है। हमें इसमें से बताना कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, केवल एक। इसमें कौन सा हमारा केवल एक सही है, और कौन सा वाला सही है, फर्स्ट वाला। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो इसमें सही नहीं है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चंबल नदी के मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से निकलती है। चंबल जो अपनी विशिष्ट खराब भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल बिहाड़ों के रूप में भी जाना जाता है। चंबल नदी के चंबल नदी की मुख्य सहायक जो नदियां वो कौन सी है, बनास, काली सिंह, पार्वती नदियां जो इसके प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान देती है। घाघरा नदी को टीला, सेती और बेरी जैसी सहायक नदियां पोषित करती है। यह पहाड़ों जो है जिसके शीश पानी में गहरी खाई बनाती है, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं है।
हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पोलियो रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, यह अत्यधिक संक्रमण वायरल बीमारी है जो मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करने से पहले आंत में गुणित होता है। सेकेंड वाला, जोनास साल्क ने पहला सफल पोलियो वैक्सीन विकसित किया है। थर्ड वाला है, भारत को लगातार 3 वर्षों तक कोई भी मामला दर्ज न होने के बाद भी 2015 में WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला वो सही नहीं है। भारत को लगातार 3 वर्षों तक कोई भी मामला दर्ज न होने के बाद भी 2014 में द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, इसलिए हमारा जो इसमें थर्ड वाला सही नहीं है। यह एक पोलियो के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यह एक अत्यधिक संक्रमण वायरल रोग है जो मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करने से पहले आंत में गुणित होता है। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही है। पोलियो वायरस को विकसित करके एवं उसे निष्क्रिय करके तथा परीक्षण प्रतिभागियों को इंजेक्शन देकर जोनास साल्क ने पहला प्रभावी पोलियो का टीका निर्मित किया गया था। इसलिए हमारा सेकंड वाला सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, जबकि लगातार 3 वर्षों तक कोई भी मामला दर्ज सामने नहीं आया था। ठीक है, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, घड़ियाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पर घड़ियाल के बारे में बताना है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार वे एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। सेकंड वाला है, भारत में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ उनका प्राथमिक निवास स्थान है। थर्ड वाला है, घड़ियालों की थूथन पर एक प्रमुख हड्डीदार उभार होता है जिसे घारा कहा जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही सही है। घड़ियाल IUCN के रेड लिस्ट के अनुसार घड़ियाल गंभीर रूप से लुप्त प्रिय है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही है। घड़ियाल भारत के भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु और महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी नदी प्रणालियों में व्यापक रूप से वितरित थे। वर्तमान में उनकी मोह की आबादी जो है कहाँ है, गंगा की 3 सहायक नदियों, भारत में चंबल और गिरवा और नेपाल में राप्ती नारायणी नदी में पाई जाती है। इसलिए हमारा सेकंड वाला सही है। थूथन पर हड्डी जैसा उभार घड़ियालों की एक विशिष्ट विशेषता है। यह हमारा थर्ड वाला भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से किसने विभिन्न देशों में AI की तैयारी के स्तर पर आकलन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक AIPI लॉन्च किया है। हमें इसमें से बताना है किसने इसका लॉन्च किया है। तो जिसका हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 174 देशों में AI की तैयारी के स्तर का एक आकलन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक AIPI लॉन्च किया है। यह मोको जो कचरल है उसके संकेतों का एक समृद्ध सेट के आधार पर AI की तैयारी के स्तर का आकलन करता है, जो देशों के डिजिटल बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी, श्रम बाजार, नीतियों, नवाचार, आर्थिक एकीकरण और विनिमयन तथा नैतिकता को कवर करता है। इसलिए जो हमारा ए वाला सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संपूर्णता अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया 1 साल का अभियान है। सेकेंड वाला, इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों में 5 चिन्हित संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में संतृप्ति प्राप्त करना है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही नहीं है। यह नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एक 3 महीने का अभियान है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, आकांक्षी जो जिलों में, तो हमारे यहाँ पर कितने 500 तो आकांक्षी ब्लॉकों में और 112 आकांक्षी 500 तो जो हमारे आकांक्षी ब्लॉक है उसमें, और 112 आकांक्षी जिलों में और 12 सामाजिक जो क्षेत्र उसमें जो संतृप्ति प्राप्त करना है। तो इसलिए जो हमारा इसमें क्या होगा, ओनली डी आंसर होगा। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही सही नहीं है। संपूर्णता अभियान, नीति आयोग ने 13 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है। इसका उद्देश्य 500 आकांक्षिक ब्लॉकों, 112 आकांक्षिक जिलों और 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में संतृप्ति प्राप्त करना है। यह स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा विषयों पर केंद्रित है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है
तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।